आपका भारतीय शिक्षा बोर्ड बना है, इसका प्रचार वैसा नहीं हो रहा है जितना होना अभी चाहिए। अभी तो शुरू, मैंने कहा ना, फाउंडेशन का काम था, इसलिए हमने जानबूझ के उसको ज़्यादा प्रचारित नहीं किया। हाँ जी। सो क्योंकि जब तक ये मासिस तक नहीं पहुंचेगा, अभिभावकों तक नहीं पहुंचेगा कि इसके पीछे इसका कोर उद्देश्य क्या है, वो तब तक स्कूल्स जो है अगले महीने से शुरू हो जाएगा मासेज वाला काम। हाँ जी, तो वो विद्यालय भी तभी कर पाएंगे जब उधर एक्सेप्टेंस होएगी, तभी हम लोग भी कर पाएंगे। मेरा एक व्यवहारिक क्वेश्चन है, पहले मैं आपको साझा करना। जैसे अभी स्कूल्स अभी हमारा स्टार्ट होंगे, जैसे राज्य शिक्षा बोर्ड में शिफ्ट करते हैं, तो अभिभावकों का या हमारे स्कूल लीडर्स का एक अंदर से प्रेशर है कि जैसे बच्चा 7th 8th में या 9th में बच्चा आएगा, उसको पुराना जो 1st to 8th उसने CBSE बोर्ड या कोई भी करिकुलम उसने स्टडी किया हुआ है, उसके अंदर से ये क्वेश्चन आता है कि क्या मैं उसको एडजस्ट कर पाऊँगा या उसको उस सिस्टम में एडजस्ट कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा। तो शायद हमें पेरेंट्स को समझाने के लिए ये काफ़ी बड़ा कंसर्न है। एक और छोटा सा क्वेश्चन, जी जी, हम यहाँ पे काफ़ी स्कूल हैं, जैसे हमारे कुछ लीडर्स ने बोला कि एक बजट स्कूल्स हैं, तो वो स्कूल्स जैसे लैंड रिक्वायरमेंट्स और उन सब चीज़ों को मीट नहीं कर रहे हैं एज पर द स्टेट गवर्नमेंट और या एज पर द CBSE गाइडेंस। क्या उन स्कूलों को कुछ सपोर्ट अपने यहाँ से मिलेगी ताकि वो भी 9th 10th या 11th 12th चला सकें, जबकि वो मतलब अकस्टम्ड है और प्रैक्टिकली रीडिंग है हर चीज़ के लिए, बट कुछ इनप्रैक्टिकल गाइडेंस है जिसकी वजह से इश्यूज आते हैं। मैं इसके साथ ही सिंह साहब से जुड़े क्वेश्चन से थैंक यू फॉर द टाइम। थैंक यू। आपके सुझाव बहुत ही प्रैग्मेटिक हैं। और अभी दिल्ली से हैं या कहीं और से? दिल्ली से हैं। दिल्ली से सर, दिल्ली से। तो दिल्ली के लोगों से बहुत विस्तार से कई बार बात हुई है, कई एसोसिएशन से, और कई लोगों की गोष्ठियों में मैं खुद भी गया हूँ। कई गोष्ठियों में चंद्रकांत थे भी, हीरालाल जी भी थे, कई और भी लोग थे, जहाँ पर 150 स्कूल के लोग थे। ये समस्या, इसके बाद मैंने पूरा अध्ययन किया। तो पूज्य स्वामी जी से उसके संदर्भ में मैंने चर्चा भी की। एक संकेत में हमने चर्चा किया था, तो स्वामी जी ने कहा था कि इसको हम लोग अक्टूबर से टेकअप करेंगे। तो उसमें सबसे बड़ी जो हमें भी जो समस्या लग रही है, जो आप लोग कहना चाह रहे हैं, वो मैं स्वामी जी को यहाँ भी 2 मिनट में बता दूँ कि मैंने भी एनालिसिस किया। अगर दिल्ली की पॉपुलेशन देखें और दिल्ली के पॉपुलेशन का अगर हम इकोनॉमिक स्ट्रेटिफिकेशन करें, स्ट्रक्चर कि कौन हायर ग्रुप में है, कितने % मिडिल ग्रुप में है, कितने अपर मिडिल में है, कितने लोअर मिडिल में है, कितने लोअर क्लास है इनकम के हिसाब से, तो उसमें जो भी अभी विद्यालयों की संख्या बताई 6000, आपने बताई थी अशोक? 5। अच्छा, चंद्रकांत ने बताई। उन सारे विद्यालयों को अगर जोड़ भी दें तो भी जितने बच्चों के एस्पिरेशंस हैं, मिनिमम सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन को बात की बात है, एजुकेट कर पाने के लिए भी इनरोलमेंट करने की क्षमता उन विद्यालयों की नहीं है। ग्रोइंग डिमांड, पॉपुलेशन जो बच्चों की बढ़ रही है, वो हमने स्टडी करके देखा एक एरिया में। और उनकी स्थिति जो कुलभूषण जी अभी कह रहे थे कि दे कैन नॉट पे 500, 600, 800 रुपए से ज़्यादा पे नहीं कर सकते, उनकी फैमिली का ऐसा बैकग्राउंड। और उनकी संख्या मुझे लगता है कि किसी भी महानगर में या गांव में भी चले जाए, महानगर में थोड़ा कम होगा, लेकिन एक औसत मैंने देखा कि ऐसी संख्या मिनिमम 60% लोगों की है कि जो कि लेस देन 500, लेस देन 1000 तक ही सीमित रहना चाहते हैं। अब महानगरों की समस्या और बड़ी है कि वहां जमीन तो है नहीं, और कोई व्यक्तिगत विद्यालय खोलेगा तो जमीन खरीदे अगर कहीं तो अरबों की तो जमीन खरीदेगा, फिर इसके बाद बिल्डिंग बनाएगा तो वो तो 700 रुपए में नहीं पढ़ाएगा। गवर्नमेंट के पास जो स्कूल हैं उनके पास भी जमीन नहीं है, तो उनके पास उस पर अगर वो वर्टिकल भी बना दे अपने यहाँ तो भी मुश्किल से ऐसे 60% का 20% से ज्यादा को एकोमोडेट नहीं कर पाएंगे। इसको जैन दीदी और ये श्रवण समझ सकते हैं, नहीं कर पाएंगे एडजस्ट। तो विकल्प क्या है, जो मेरे भी दिमाग में आ रहा था कि लैंड की जो रिक्वायरमेंट है उसको हमें कम करना होगा गवर्नमेंट के लेवल पर।
नंबर 1। नंबर 2, हमें हॉरिजॉन्टल जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है इंफ्रास्ट्रक्चर का, उसकी बजाय वर्टिकल जाने की अनुमति होनी चाहिए। बता रहा हूँ, मैंने खुद भी अध्ययन किया तो अब मेरी भी डिमांड हो गई है। अब उसको अगर वर्टिकल नहीं ले जाएंगे आप, तो हम सारी पॉपुलेशन के एस्पिरेशंस को ही नहीं हम एड्रेस कर पाएंगे। अब ये जरूर है कि हाँ, क्वालिटी एजुकेशन के लिए मैं क्वालिटी एजुकेशन के नाम पर धंधेबाजी की बात नहीं कर रहा हूँ। क्वालिटी एजुकेशन का मतलब सिर्फ बिल्डिंग, एसी और एक घोड़ा खरीद के विद्यालय में रख दो और घोड़े की फीस सबसे ले लो, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन का मतलब है इटर्नल वैल्यूज को इम्बाइब करना, लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करना, एडवर्सरीज के साथ अपने को, विपरीतताओं के साथ अपने को समायोजन करने का सामर्थ्य विकसित करना, और आज के कालखंड में जो बेसिक कॉम्पिटेंसीज हैं टेक्नोलॉजी की, उसकी जानकारी। उसके लिए अच्छा क्लासरूम चाहिए, अच्छा शिक्षक चाहिए, अच्छी लैब चाहिए। ये तो होना ही पड़ेगा। अगर ये हम नहीं करेंगे तो बच्चे के साथ फिर अन्याय होगा। और ये हम शिक्षक को पे की जहां सवाल उठता है तो वो, उस पर तो कोई रूलिंग है नहीं कि आप इतना ही दो। हालांकि सीबीएसई एक सर्कुलर जारी कर देती है कि कभी उसका पालन नहीं करवाती, लेकिन जारी कर देती है कि गवर्नमेंट के जो है उसको मानिए। मैंने आकलन किया था, क्योंकि अगर आप सीबीएसई के नाम से शिक्षकों को वेतन दें और जिस तरह की बिल्डिंग बनाएं, लैंड लें, गांव में भी, शहर को तो छोड़ दो, क्योंकि बनारस में एक विद्यालय चलाता हूं, तो अगर उसको देखें तो मिनिमम मैंने कैलकुलेट किया था कि अगर 1000 विद्यार्थी वहां हो और उनके नाम के अनुसार सैलरी देना हो, तो भी हर बच्चे से मिनिमम 2500 फीस लेनी पड़ेगी। मिनिमम मैंने कहा, मिनिमम। मैं गांव की बात कर रहा हूँ, शहर में तो और बढ़ जाएगा। तो ये पोजीशन जो कुलभूषण जी कह रहे थे, मैं पूरे 100% सहमत हूँ। और इसलिए हमें दिल्ली गवर्नमेंट को, हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को एक पत्र अपनी ओर से भी इसी एनालिसिस को देते हुए लिखा है कि आपको अपने पॉलिसी में कुछ परिवर्तन करना हो, उसके लिए उनसे समय भी मांगा है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से वहाँ गवर्नमेंट में आपस में इस तरह के कन्फ्यूजन हैं कि कोई निर्णय लेने की स्थिति में है कि एक से बात करो तो कहता है पहले दिल्ली गवर्नमेंट से प्रस्ताव आए, दूसरा कहता है कि हम भेजेंगे भी तो क्या वो करेंगे। इस तरह की बहुत सारी बातें हमारे सामने फेस कर रहा हूँ। जो ऑफिसर से बात करता हूँ, तो चूँकि मैं भी ऑफिसर रहा हूँ, तो हमसे दिल की बात कह देते हैं। और आप लोगों से हो सकता है थोड़ा संयमित भाषा में बोलते हो, लेकिन हमसे तो कह देते हैं कि सर कैसे बढ़ाऊँ, मैं बताइए क्या करूँ, मैं तो खुद ही कंफ्यूज हूँ। तो इसमें स्थिति में एलजी साहब से, मैं पूज्य स्वामी जी से ये अनुरोध किया था कि जब आप फ्री हो जाएंगे तो एक बार पूरे आंकड़े के साथ उनसे बात करेंगे। जब ये शुरुआत दिल्ली से होगी कि वर्टिकल प्रोग्रेशन अलाउ करें और टीचर्स की क्वालिटी और कमरा रीजनेबल साइज हो, जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि बच्चों को इस तरह न बैठा दो कि उन्हें ऑक्सीजन की कमी हो जाए, जो बेसिक है, और उसकी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ठीक हो ताकि ढह न जाए बारिश में, और फायर की व्यवस्था हो, निकास की व्यवस्था, ये सब बेसिक चीजें हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट भी इस पर कहता है। उससे तो कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकता कोई बोर्ड, ना कोई स्कूल प्रबंधक को करना चाहिए, ना किसी गार्जियन को, ना किसी को। लेकिन इनके बीच का कैसा रास्ता हो कि एक रीजनेबलनेस आ जाए, इसके लिए मैंने एलजी साहब से एक रिक्वेस्ट किया है, उस पर हमने सुझाव भी भेजे हैं। और हमने इसीलिए एक आंकड़ा मेरे पास है, शायद आप लोग सहमत होंगे, कि 273 विद्यालय ऐसे हैं स्वामी जी दिल्ली में ही से, कि जिनको हाई स्कूल तक सीबीएसई की मान्यता है, 10th तक का, 12th तक का इसलिए उनको नहीं मिल रहा है कि 10वीं तक के लिए उन्होंने मानक रखा था 1600 वर्ग मीटर और 12वीं के लिए रख दिया है 2400 वर्ग मीटर। 24 और 28। हाँ, 2400 और 2800 संख्या के आधार पर, सेक्शंस के आधार पर। अब उनके पास 1600-1700 ही है, वो 10वीं तक चला सकते हैं, आगे नहीं चला सकते। हमने भारतीय शिक्षा बोर्ड में पहले से ही, मुझे मालूम नहीं थी समस्या,
लेकिन मैंने विजुलाइज किया था, और पूज्य स्वामी जी जानते हैं कि मैं बहुत ही पूरे जीवन भर जो कम आय वर्ग के लोग होते हैं वो हमारी आत्मा में हमेशा बसते रहे। स्वामी जी को पता है, तो मैं हमेशा ट्राइबल्स की बात करता हूँ, मैं रूरल एरियाज के उन बच्चों की बात करता हूँ, झुग्गी झोपड़ियों की बात करता हूँ, और अपने ओर से भी जो प्रयास होता है व्यक्तिगत रूप पर भी करता रहता हूँ, उसकी चर्चा नहीं करना चाहता है। तो मेरी निष्ठा वहाँ जुड़ी रहती है कि भारत को पढ़ाना है तो सिर्फ 1% लोगों को हम बहुत बड़ा बढ़िया बना दें और वो भाग रहे हैं सब अमेरिका। जो 5 लाख 15 लाख फीस दे के कह रहे हैं ना पूज्य स्वामी जी, वो सब के सब यहाँ नहीं रहते भारत में, और भारत में भी रहते हैं तो किसी मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ हैं। दे आर वर्किंग इन द इंटरेस्ट ऑफ द ग्लोबल कंपनीज, दे आर नॉट वर्किंग इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। ये अपना साम्राज्य चला रहे हैं, ये अपना साम्राज्य चलाते हैं। हमें तो अगर बच्चों को भारत को बढ़ाना है तो हमें इसी लोअर मिडिल क्लास मिडिल क्लास के बच्चों को जब तक हम उस तरह से नहीं गढ़ेंगे जो उनका कम से कम भारत में रहने की इच्छा है, तब तक भारत की शिक्षा की क्रांति पूरी नहीं होगी। मैं इस बात से पूरी तरह दार्शनिक रूप से भी सहमत हूँ, और उसके विषय में आप लोगों से जो भी विचार विमर्श से जो भी राय आएगा उसको कैसे क्रिटिकली इस प्रेजेंट सेटअप के होते हुए धीरे धीरे कैसे बढ़ा जाए। पूरी पकड़ में थी सत्ता मैकाले साहब की, तब तो 1835 में जब शुरू किए थे तो सिर्फ 3 विद्यालय से शुरू किए, जबकि सब कुछ उन्हीं का था। उनको तो कोई विरोध करने वाला भी नहीं था उस दौर में। 19वीं शताब्दी में 20वीं शताब्दी में तो कुछ विरोध भी आया, लेकिन बढ़ा धीरे धीरे। इसलिए हम लोगों के पास अब अच्छी बात है कि सरकारें भारत सापेक्ष हैं, और अभिभावकों की बात जो आप कर रहे थे, मैं भी अभिभावकों के टच में रहता हूं। प्रशासन में था तो रोज मैं ओपन रहता था तो 500,000 लोग रोज मिलते थे मुझसे, जब भी मैं फील्ड में रहता था आपसे। तो मुझे मालूम है कि अभिभावकों की भी चेतना में बहुत तेजी के साथ ये परिवर्तन आ रहा है कि बच्चों को हम भारतीय संस्कृति में जोड़ें, जड़ों से जोड़ें, ये उनके दिमाग में है। लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत सारे कॉन्फ्लिक्टिंग विचार भी आते हैं कि बच्चा बड़ी नौकरी भी पा जाए, बच्चा ये भी कर ले, बच्चा वो भी कर ले, तो उसमें कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन उनकी आत्मा कहने लगी है कि बच्चे की आत्मा और मन और विचार तो भारतीय होना चाहिए, ये मानने लगे हैं लोग। एक धारा बहने लगी है कुछ वर्षों से तेजी के साथ। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्रांति जो होती है, बदलाव जो होते हैं, ये बहुत सारे स्वाभाविक प्राकृतिक अवरोध रखते हैं। उन अवरोधों से पार पाना ही पूज्य स्वामी जी जैसे व्यक्तित्वों के वश का होता है। अगर योग को ग्रंथों और गुफाओं से बाहर निकालकर अगर आम आदमी के बीच में ला दिया जिस व्यक्तित्व ने, इसलिए मुझे भी भरोसा है, इसलिए मैं भी आपके नेतृत्व में आशीर्वाद से जुड़ा कि मुझे भी इच्छा थी कि ऐसी शिक्षा व्यवस्था भारत में होनी चाहिए, और मुझे फिर आप जैसे समर्थ व्यक्तित्व दिखे, इसलिए आपके नेतृत्व में मैंने भी अपनी ऊर्जा को यहाँ लगाने की कोशिश किया है सिपाही की तरह। और इसीलिए आप लोगों को भी आमंत्रित किया हूँ कि अभिभावकों की उस चेतना को स्थिर करने की जरूरत है। और एक बात मुझे स्वामी जी बहुत कहते हैं बार बार, नौकरी नहीं नेतृत्व। हम हमारी शिक्षा व्यवस्था लोगों का इकोनॉमिक पैकेज बना दिए। बेटा क्या कर रहा है? 50 लाख के पैकेज में। लड़की की शादी क्या दामाद से क्या कर रहा है पैकेज? 80 लाख के पैकेज में। लड़की क्या कर रही है? 1 करोड़ के पैकेज में। तो हम लोग इंसान में रह के हो गए पैकेज। तो ये जो नौकरी वाली जो कॉन्सेप्ट है ना कि शिक्षा का मतलब सिर्फ नौकरी, सबसे पहले अभिभावकों, शिक्षकों, स्कूल संचालकों, शिक्षाविदों के इसकी ब्रेन की सर्जरी करनी होगी, थॉट प्रोसेस की सर्जरी करनी होगी कि शिक्षा सामर्थ्य विकसित करने के लिए होता है। नौकरी इसका बाय प्रोडक्ट है। नौकरी एक छोटा सा बाय प्रोडक्ट है उसका, क्योंकि सभी लोग तो नेतृत्व तो नहीं कर सकते। लेकिन जब तक इन्होंने कहा 3-4% टैक्स देते हैं, इसीलिए टैक्स देते हैं 3-4% कि हमारे अंदर इंटरप्रेन्योरशिप डेवलप भी नहीं हो पा रही शिक्षा व्यवस्था से। अंग्रेजों ने नौकर बनाने के लिए शिक्षा व्यवस्था शुरू की, हम नौकरी बनाने की फैक्ट्री बनाए चले जा रहे हैं, और अभिभावक भी उसी फैक्ट्री का हिस्सा होकर के अपने बच्चे को वही प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं।
तो ये इसको बदलने के लिए सुझाव आपकी जरूरत है मुझे। इस धारणा में 101% पूज्य स्वामी जी और हम लोग आपसे सहमत हैं, इसलिए आप लोगों को बुलाए। अभी कलयुग चल रहा है बाबा जी, तो यहाँ सब स्वार्थी हैं, लालची हैं। और हम सब लोग जो ना एरोप्लेन में चलने वाले और अच्छा स्कूल चलाने वाले बिना स्वार्थ के कोई नहीं चलता। आपकी भावना, आपका कार्य भारतीय संस्कारों से और हमारी जो जीवन पद्धति है उससे ओतप्रोत और बहुत मेल रखते हुए ये आपका कार्य। मेरा एक सुझाव है, 12th आपके शिक्षा बोर्ड से जो भी करे उसको कोई स्किल डेवलपमेंट का साथ में कोर्स कराए और उसकी गारंटी करे कि उसको कोई रोजगार मिल जाए। तो निश्चित मानिए कि वो आपके बोर्ड से जरूर 12th करेगा और लाखों लाखों स्कूल उसको जोड़ेंगे, क्योंकि आज रोजगार सबसे, प्लेसमेंट सबसे बड़ी चीज है। अगर कोई ऐसा रोजगार कुछ ऐसा हो सके तो बहुत अच्छे से हमारा जो भारतीय संस्कार है, माँ बाप भी पकड़ेंगे और उनके बच्चों को लोग सोचेंगे इस बोर्ड से कराओ भाई, इस बोर्ड की शिक्षा से चलो, इससे रोजगार मिले, क्योंकि लालची सब बाबा जी तो अलग चीज है, लेकिन ऐसे महापुरुष तो गिनती के मिलेंगे। लेकिन मैं जितने लोग बैठे, ठीक है, और मेरी की बात से अगर कोई नहीं सभी लोग सहमत हैं इस बात से, इस पे कोई सब हवाई जहाज में चलने वाले हैं, नहीं, अब ये नहीं कहेंगे सब हवाई जहाज वाले हैं। सबका स्वार्थ है। मैं एक उदाहरण के साथ बोल रहा हूँ और सच्चाई और कड़ी सच्चाई बोल रहा हूँ। तो मेरा सुझाव है कोई ऐसा 12th के बाद स्किल का भी कोर्स चालू कह कर दिया कि आपकी बात से 101% सहमत हैं। और हमने अभी जो कुछ स्कूल एफिलिएट हुए हैं, इसीलिए हमने शुरू में ही जो मोस्ट एम्प्लॉयबल जो वोकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो आजकल के आईटी सेक्टर में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कोडिंग है, साइबर सिक्योरिटी का है, डाटा साइंस है, डाटा एनालिस्ट है, इन कोर्सेज को हमने इसीलिए आपको 6ठी से जो हमारी किताबें हैं उसमें सेंसिटाइजेशन मिलेगा। और जो बच्चे हमारे बोर्ड में 9th में हैं इस समय, सबको हम वही कोर्स करा रहे हैं समझा करके, कि चूँकि अब काफ़ी लिबरलिज्म भी है आज के चयन करने में विषयों के। तो आपको खुशी होगी कि जो भी हमारे साथ अभी शुरू में 12-14 विद्यालय सीधे पूरे एफिलिएट होके हैं, जिनका एग्जामिनेशन भी हमने कराया है, वो सब 9th के बच्चे, 10th के 11th के बच्चे, हमारा जो NSQF से लिंक जो योग्यता है, जो NEP भी कहती है, उसके अनुरूप हमने नीलेट जो आजकल अभी यूनिवर्सिटी भी हो गई है, उसके साथ अनुबंध करके और उनसे कोर्स को कस्टमाइज करके, ताकि वो बच्चा हमारा जो 9वीं से 12वीं तक पढ़ ले, तो जितने आवर्स, जितना कंटेंट, जितना स्किल उसको ज़रूरत है वो मिल जाए और एम्प्लॉयबल हो जाए। तो वो हमने ऑलरेडी प्लान किया हुआ है। बाकी और भी सुझाव, चूँकि वोकेशनल इतना है ना कि अगर हम विद्यालयों से कहें तो इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में विद्यालयों पर भारी पड़ जाएगा, लेकिन AI के ऐसे फैक्टर हैं जिसमें कि कंप्यूटर लैब हर जगह है। और नेलेट के लोगों को हमने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अथराइज किया है कि वो इसको अपने कुछ जगहों पर लैब बनाएंगे पूरे देश में, और क्लस्टर के रूप में बच्चों को कुछ प्रैक्टिकल कराएंगे, कुछ मौखिक कराएंगे। तो वो हमने उनसे अनुबंध करके, और हमारा पहला बोर्ड है जो इस तरह की चीज़ों में आगे बढ़ा। अभी CBSE भी हमें नहीं कर पाया उनसे। हम नेलेट से बात करिएगा, जो उनके वाइस चांसलर हैं, उन्होंने कहा साहब आप पहले आदमी है जो मेरे पास चल के आए हो इस काम के लिए, वरना हमने तो सभी बोर्ड को लिखा, कोई हमें रिस्पॉन्स ही नहीं दिया अभी तक। एक छोटी सी बात होती, 140 करोड़ की जो जनसंख्या हमारे देश की है, उसमें से 90% लोग नौकरी तक ही सोच के चलते, 12वीं या ग्रेजुएशन या नौकरी। मैं बाबा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत बड़ी चयन है बाबा जी की, प्रोफेशनल भी, वैसे भी और स्किल की भी आपके पास संभावनाएं बहुत है। और भारतीय नागरिक, सनातन धर्म के लोग आपके यहाँ काम करना और आपके साथ काम करना अपना सौभाग्य समझेंगे। ऐसा कोई स्किल का जरूर कोर्स शुरू करिए, और हो सकता है, मुझे लगता है हो सकता है। आप पूरा विस्तार से हमें सुझाव दीजिएगा। ठीक है, आपकी सैद्धांतिक रूप से 101% सहमत हैं, लेकिन इसको और एक्चुअली कैसे उसको ट्रांसलेट किया जाए इन एक्शन, क्योंकि एक होता है थ्योरेटिकल, एक होता है एक्चुअली कैसे ट्रांसलेट करें। संजय जी की बात मैं समझ पा रहा हूँ कि जैसे हम वोकेशनल एजुकेशन को NEP के अंडर में लाए रहे हैं, और हमारे बोर्ड में भी
हैं? हम 9वीं 10वीं कक्षा के बच्चों की इंटर्नशिप करवाएं बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में। अगर वो हम कपल्स की करते हैं 3 हफ्ते की इंटर्नशिप, 4 हफ्ते की इंटर्नशिप, तो उनका एब्जॉर्प्शन वहाँ पे ऊपर आसान हो पाएगा। ऑलरेडी हमारा करिकुलम देख लो ना वोकेशनल का, उसमें ऑलरेडी साल में 9 से लेकर 12 तक हमने इंटर्नशिप का प्रोविज़न रखा है। 9th में हमने रखा है 1 महीने, 10th में रखा है 2 महीने, 11th में रखा है 3 महीने और 12th में रखा है 6 मंथ्स। इसीलिए कि ताकि और हम उसी हिसाब से हमने पूरी की प्लानिंग कर रखी और विस्तार से आप लोगों का सुझाव दे करके और उसको इम्प्लीमेंट करना। मैं एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहा हूँ। तो स्टार्टअप के लिए एंटरप्रेन्योरशिप को संजय अग्रवाल जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि प्लेन में हम ट्रैवल करते हैं, हमारा टीचर नहीं करता। थ्योरेटिकली अशोक भाई, तो एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्स होना है बस। थ्योरेटिकली बता रहा हूँ मैं, हमने अपने करिकुलम को आपको दिखाऊंगा मैं, जिसमें NSQF और NILET से हमने किया है, लेकिन इंटर्नशिप भी किया है। उसके लिए आइडेंटिफिकेशन तो जाहिर है आसपास के परिवेश से ही होगा, बहुत दूर बच्चा जा नहीं पाएगा। लेकिन इंटरप्रेन्योरशिप और इथिकल प्रैक्टिसेस और इंडियन नॉलेज सिस्टम एम्बेडिंग, इसके लिए हमने वोकेशनल में भी इसको इंटीग्रेट किया हुआ है। जो बच्चा हमारा AI पढ़ेगा ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो उसी में हमने करिकुलम का पार्ट बना दिया है कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की स्किल भी पढ़ेगा और मॉरल वैल्यूज भी पढ़ेगा कुछ घंटे, और उसी के पार्ट के रूप में एक कॉम्पोजिट कॉम्प्रहेंसिव करिकुलम है, उसको दिखाऊंगा आपको मैं कभी। जिस साहब एक प्रश्न आया था कि दिल्ली में लैंड का प्रश्न था, तो मैं हरियाणा की रूल्स रिव्यू कमेटी का मेंबर भी रहा हूँ, जिन्होंने रूल्स बनाए। तो हरियाणा ही एकमात्र ऐसा प्रदेश है जिसके अंदर अगर किसी का फर्स्ट फ्लोर हो तो लैंड में डिस्काउंट। सिर्फ एक मात्र हरियाणा ही एक ऐसा प्रदेश बना था कि अगर आप फर्स्ट फ्लोर बना देते हैं तो लैंड 25% ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। आप सेकंड फ्लोर बना देते हैं तो और परसेंटेज में लैंड कम हो जाएगी। दूसरा, मैं आपको एक और सुझाव देना चाहता हूँ कि बहुत सारे जो स्टेट्स बोर्ड है उनकी प्रक्रिया क्या रहती है। CBSE ने अपनी ड्यूल रिकॉग्निशन सिस्टम बना रखा है, जिसका लोगों में एक बहुत बड़ा विरोध है कि पहले स्टेट गवर्नमेंट से लोग रिकॉग्निशन लेते हैं, फिर CBSE अपने लैंड्स नॉर्म बनाती है, जबकि बोर्ड का काम एग्जामिनेशन बनाना है, कैरिकुलम बनाना है और एग्जामिनेशन सिस्टम को चलाना है। तो जैसे हरियाणा बोर्ड है या दूसरे बोर्ड हैं, वो अगर कोई स्टेट से मान्यता ले लेता है तो एक फीस के बाद डायरेक्ट उसको रिकॉग्निशन दे देते हैं, एफिलिएशन दे देते हैं, वो कोई उसकी जाके चेकिंग नहीं करते। तो ऐसे बहुत हजारों लाखों स्कूल हिंदुस्तान में खाली पड़े हैं। अगर आपका बोर्ड इसी पैटर्न पे लोगों को एफिलिएशन दे देगा, CBSE ही इस तरीके का एक ट्रेंड करती है, जबकि CBSE सपोज कोई फायर का सेट हो जाता है कि दुर्घटना हो जाती है तो CBSE उसकी कहीं जिम्मेदार नहीं है। अगर कोई बिल्डिंग गिर जाती है वो उससे कहती है मैं तो एग्जामिनेशन बॉडी हूँ, मेरा कोई काम नहीं है। ये काम सिर्फ स्टेट के ही होते हैं कि अगर कोई दुर्घटना होती है जिम्मेदार स्टेट होता है। तो बोर्ड का काम जब सिर्फ एग्जामिनेशन तक हम अगर उसको सीमित रखेंगे और बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करेंगे तो लाखों स्कूल ऑटोमेटिक भारतीय शिक्षा बोर्ड के साथ जुड़ सकते हैं, जो इन बोर्ड्स के साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं इस प्रक्रिया की वजह से। एक उसमें एक टेक्निकल इशू आता है कि जैसे कोई भी बोर्ड जो कि शिक्षा कॉन्करेंट लिस्ट में है, बिल्कुल, तो अगर कोई भी नेशनल बोर्ड स्टेप इन करता है वहाँ पर, तो इस RT कहती है कि 8th तक बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट देगा, वो तो लेना ही पड़ेगा किसी को भी। 8वीं तक का पूरे अक्रॉस द नेशन है RT के तहत। इसके बाद की जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, अपनी जिम्मेदारी हटाने के लिए CBSE राज्य सरकारों से NOC लेता है। बिल्कुल लेते हैं। तो राज्य सरकारें बिल्डिंग का स्ट्रेंथ देख करके, लैंड की लीगैलिटी देख करके और क्लीनिंगनेस देख करके CMO से और फायर वालों से फायर का लेने के बाद NOC देती है। इसका भी रास्ता है, बता रहा हूँ। तो इसका भी दूसरा रास्ता है। ICSE में जाइए, उसका 2000 स्क्वायर मीटर का सिर्फ लॉ है ऑल ओवर इंडिया में। आप अपना उससे कम रख सकते हैं। नहीं, हमने कम रखा है। वही बता रहे कुलभूषण जी, एक बार हमारा देख लो वेबसाइट। हमने
ग्रामीण क्षेत्रों में उन्होंने रखा है 8,000 वर्ग मीटर, हमने रखा है 6,000। सीबीएसई में आपको मिलेगा जहाँ पर 4,000, वहाँ हमारे यहाँ 2,500 है। हमने दिल्ली में और जहाँ पर 50 लाख से आबादी ज़्यादा वाले जो महानगर हैं, जहाँ पर लैंड स्कैर्सिटी है, वहाँ पर हमने 1,500 वर्ग मीटर रखा है। और बीच में एलजी वाली बात पर कोई और सुझाव देने लगे थे तो मैं रुक गया था। एलजी को हमने यही लिखा है कि हमने तो 12वीं तक के लिए सिर्फ 1,500 वर्ग मीटर जमीन हमने अपने मानक रखी है हमारे बोर्ड की। तो जो विद्यालय आपके 1,600 वर्ग मीटर लेकर के 10वीं तक कर रहे हैं, हमें आप उनको 12वीं का देने के लिए हमारे बोर्ड के अनुसार एक्सेप्ट कर लीजिए, आप ऑब्जेक्ट मत करिए, क्योंकि हम तो 1,500 को तैयार हैं देने को, जिनके पास 1,500 वर्ग मीटर भी है, 12वीं तक देने को तैयार है। सबसे पहले तो स्वामी जी को मेरा प्रणाम, और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि आज हमें हरिद्वार पावन धाम पे आने का मौका मिला, आपके सानिध्य में आने का मौका मिला, उसके लिए बहुत बहुत नमन आपको। मेरा ये कहना है कि अभी जैसे हमारे राजस्थान में, राजस्थान से हूँ, और हमारे राजस्थान में 52,280 या 580 कुछ है स्कूल जो कि पोर्टल पे रजिस्टर्ड है, लेकिन वो रजिस्टर्ड इसलिए है कि उनके पास में स्टेट बोर्ड की मान्यता है। लेकिन कुछ स्कूलें ऐसी हैं, 10 से 12,000 स्कूलें जो कि कहीं पे भी रजिस्टर्ड नहीं है, क्योंकि वो प्री प्राइमरी स्कूलें चला रही है, नर्सरी टू प्रेप। तो राजस्थान बोर्ड में वो मानते ही नहीं कि नर्सरी टू प्रेप को क्लासेस होती है, जबकि नींव तो वही होती है। हम अगर अपनी बिल्डिंग अगर कमजोर रखेंगे तो हम ऊपर कितना मजबूत बना दो, नहीं बना सकते। तो वहाँ पे नर्सरी टू प्रेप को कोई क्लासेस मान ही नहीं रहे हैं लोग। और इसीलिए जब ये आरटी वाला जो मैटर आया कि भाई 8 तक आपको फ्री एजुकेशन देना है, तो हमारी गवर्नमेंट ने कहा कि हम 1st to 8 का पैसा देंगे, नर्सरी टू प्रेप का नहीं देंगे, क्योंकि वो नर्सरी टू प्रेप को क्लास नहीं मान रही। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि हमारा जो बोर्ड है, भारतीय शिक्षा बोर्ड, इसमें क्या नर्सरी टू प्रेप को भी उतनी इम्पोर्टेंस दी जा रही है जितनी कि 1st to 8 को? ऐसा है दीदी, अगर आप एनसीएफ ने पहली बार 4 स्टेजेस जब बनाया, तब फाउंडेशन स्टेज को रिकॉग्नाइज करके फर्स्ट स्टेज को नर्सरी से 2nd क्लास तक 5 वर्ष को फाउंडेशन माना। इससे पहले तक न भारत सरकार मान रही थी, 6 साल से पहले किसी बच्चे के एडमिशन की योग्यता, न राज्य सरकारें मान रही थी। तो राजस्थान ही नहीं, देश के किसी भी कोने में कोई भी प्री प्राइमरी को लीगल स्टेटस दे ही नहीं सकता था। लेकिन अब आ गया दौर, एनसीएफ कह रही है कि भाई फाउंडेशन स्टेज होगा, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी। तो नाउ दे हैव एक्सेप्टेड इन प्रिंसिपल कि 3 वर्ष का बच्चा एडमिशन, पहले तो होते थे एडमिशन ऐसे इनफॉर्मल हो रहे थे, अब उन्होंने लीगलाइज कर दिया, इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया। तो अब सारे राज्य सरकारें मान्यता देंगी, सारे बोर्ड मान्यता देंगे, उसमें कोई इशू ही नहीं आएगा। होने से ठीक कह रहा हूँ। एब्सोल्युटली राइट। इट इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम कि ये मैंडेटरी प्रोविज़न कर दिया गया है कि ECCE यानी अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन अब सिस्टम का कंपल्सरी हिस्सा है, और सभी राज्य सरकारों को तदनुसार अपनी मान्यता के नियमों में संशोधन करना पड़ेगा। सर, उत्तराखंड में 1 से 2 क्लास LKG और UKG ये कंसिडर थी RT में, और जब ये RT का अभी संशोधन हुआ है तो उसमें नर्सरी से ही RT के बच्चों को दाखिला मिल रहा है। नहीं वही तो मैं कह रहा हूँ। उससे पहले भी सर LKG और UKG इंक्लूड थी, उन दोनों क्लास का भी पैसा हम स्कूलों को मिल रहा है। कहाँ से? सर, उत्तराखंड से। हाँ, तो हो सकता है राज्य सरकार ने कोई निर्णय ले लिया। अपना भारतीय एजुकेशन बोर्ड है, इसके अंदर हम जो बुक्स लगा रहे हैं 8 to 12 में, वो क्या हमारी अलग ही है, और इंडिया में जो सेम बुक्स जाएगी वही होगी, इस तरह का इसमें अपना ठीक है। एनसीएफ को हम पूर्णतः पालन कर रहे हैं, ठीक है। भारत सरकार ने भी आदेश कर दिया है कि इक्विवेलेंस उसी बोर्ड का रहेगा, पुराने जो हैं तो भी, स्टेट हो चाहे नेशनल, उसको एनसीएफ के फ्रेमवर्क को, ब्लूप्रिंट को फॉलो करना होगा। सजेस्टिव दिया है, लेकिन इनडायरेक्टली वो कंपल्सरी है। इसलिए कोई भी बोर्ड, चाहे स्टेट बोर्ड हो चाहे नेशनल, दे कांट अफोर्ड
नॉन कन्फॉर्मिटी विद द एनसीएफ। तो हमारा बोर्ड तो पूर्णतः एनसीएफ के अनुकूल है, मैंने शुरू में बताया था। तो हमारी जो पुस्तक है ना उससे आपका झगड़ा एनसीईआरटी से होगा, न उसका झगड़ा आपका किसी स्टेट बोर्ड से होगा, विषय वही होंगे, क्योंकि एनसीएफ ने कहा है कि इस ग्रेड में ये कॉम्पिटेंसी चाहिए, इस ग्रेड में ये कॉम्पिटेंसी चाहिए। आप पूरा पढ़िए, 600 पेज का है, मैंने तो एक एक पंक्ति पढ़ी है, और भगवान की कृपा से किसी भी चैप्टर के किसी भी पेज को आपको हम बता सकते हैं कि यह है उसमें लिखा। तो उसमें जो उन्होंने पूरा डिटेलिंग किया है, अगर उस कॉम्पिटेंसी को अनुसार कोई भी बोर्ड किताब बनाएगा, कहानी बदल सकता है, ओरिएंटेशन बदल सकता है, कंटेंट बदल सकता है, ताकि रिफ्लेक्शन हो भारतीय हो, विदेशी धारा का न हो, वैल्यूज अच्छे हों। इस रूप में चयन कंटेंट का सिलेक्शन ऑफ कंटेंट कर सकता है, सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट, एक्सरसाइजेस, एग्जाम्पल्स कर सकता है, सिलेक्शन ऑफ एक्टिविटी कर सकता है। बट नो बोर्ड कैन कॉम्प्रोमाइज विद द framework of NCF regarding the competencies articulated for every grade। तो इसलिए हमारी किताब आपको जो मिलेगी, कोई एक आध किताब लेके देखिए, तो अब आपको लगेगा कि किसी बोर्ड से झगड़ा नहीं होगा, बल्कि सब बोर्ड कहेगा, अगर ईमानदारी से उसका बच्चे को अपने पढ़ाना हो और उसी बोर्ड का SCRT का हो और अपने बच्चे को स्कूल में देना होगा, तो जरूर कहेगा कि अपने बच्चे को बोर्ड वाली किताब एक बार दे देते हैं, कॉपी। ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि उसमें कहीं कोई कॉम्पिटेंसी कमी हम कर देंगे तो बच्चे को गढ़ेंगे कैसे एनसीएफ के अनुसार, फिर तो हम इनजस्टिस करेंगे बच्चे की। प्राइस देखो ऐसा है, चूंकि एनसीईआरटी को तो बजट मिलता है सरकार से भारी भरकम, आपको मालूम है कितना मिलता है उनको पर ईयर? उनको मिलता है मिनिमम 1000 करोड़ मिनिमम, ठीक है, जबकि वो अपनी किताबें बेच के भी कमाते हैं, तब भी उन्हें 1000 करोड़ मिलता है। प्राइवेट पब्लिशर जो लूटते हैं वो किताबों की कीमत बहुत हाई फाई रखते हैं। हमारी पुस्तकों की कीमत आपको दोनों के बीच में मिलेगी, क्योंकि हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस पर है, कि एटलीस्ट जितना हमने बनाने में खर्च किया है, अभी तो घाटे में है, लेकिन कोशिश ये है कि नो प्रॉफिट नो लॉस रहे। हमारी किताब जैसे मान लो आप अगर सारी किताब हमारी कक्षा 1 के बच्चे को देते हो, हमारी किताब, तो बच्चे को मुश्किल से पड़ेगी वो 900 रुपए की सारी किताब। 5वीं के बच्चे को देते हो तो बहुत पड़ेगी 1200 रुपए, 6ठी के बच्चे को पूरी किताब दे दोगे तो पड़ेगी 1400 रुपए, ठीक है। तो इसलिए हमने कोशिश किया है कि जिस लेवल तक हम रीजनेबल हो सकें। हम लोग सबके दिमाग में ऑब्वियसली एक assumption होता है कि भाई भारतीयता, संस्कृति एब्सोल्युटली इम्पोर्टेंट, बट इंग्लिश लैंग्वेज की तरफ क्या जाने, क्या फोकस? ठीक, अब ये एक लाइन में उत्तर दे रहा हूं मैं। इंग्लिश एजुकेशन रहेगा, इंग्लिश संस्कृति नहीं रहेगी। हाँ? बता रहा हूँ, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश भी है, सब्जेक्ट तो इंग्लिश कैरिकुलम का पार्ट है, उसको कोई नकार ही नहीं सकता है। 3 सब्जेक्ट ले रहे हैं, तो जनरली अगर आपको ग्लोबल लीडर बनाना है बच्चे को, तो आपको देश के अलावा कुछ विदेश की भाषाएं तो जाननी चाहिए। तो हम तो इंकरेज कर रहे हैं अपने गुरुकुलम में, इवन स्पेनिश और जर्मन का भी टीचर लगा दिया हमने यहाँ गुरुकुल में। सर एक चीज और थी कि जैसे मान्यता लेने के बाद आपके बोर्ड से, उसके बाद जैसे बीच में कोई जरूरत पड़ती है, तो क्या आपका दिल्ली में या अदर स्टेट में ऑफिस रहेंगे? हाँ, ताकि हम आपसे जो भी आपकी फॉर्मेलिटी है या बिल्कुल रहेगा। और आपकी कौन सी फॉर्मेलिटी बीच में रहेगी जो हमें पूरी करनी होगी? देखिए, ये बहुत सार्थक सवाल पूछा आपने, व्यवहारिक। आपको एक तो ट्रेनिंग करानी पड़ेगी टीचर्स की, क्योंकि जो हमारी बुक लोगे ना, तो हर चैप्टर जो खोलोगे आप, एक वेदों का, उपनिषद का, रामायण, महाभारत, किसी न किसी ग्रंथ का एक श्लोक सबसे पहले होगा, ऋचा या श्लोक, और वो इर्रिलेवेंट नहीं होगा। उस चैप्टर में हम जो पढ़ाने जा रहे हैं उसी की अर्थवत्ता रखता हुआ पूर्णतः रिलेवेंट होगा,
ढूंढ के बहुत विद्वानों ने खोज खोज करके अपने चैप्टर में डलवाया। उससे पूछो स्वामी जी की भी विजन का भी बहुत योगदान रहा है। इतने व्यस्त रहते हैं फिर भी मैं आपको एक तरह से कह सकता हूँ, मैं तंग करता रहता हूँ कि नहीं स्वामी जी बैठ के इसे बताइए क्या डालें। और बहुत सारे स्वामी जी के शिष्य हैं जो आपके प्रतिरूप हैं, वो लोग भी मदद करते हैं, बहुत सारे विद्वान करते हैं। तो वो संस्कृत का श्लोक इवन साइंस में मिलेगा। तो अब उसको पढ़ाने के लिए आपके टीचर को हमें थोड़ा आधे घंटे 10 मिनट समझाना होगा कि भाई तुम इसको कैसे रिलेट करोगे। बीच बीच में भी कोई कॉन्सेप्ट आ रहा होगा तो उससे संबंधित अगर कोई आर्यभट्ट में, भास्कराचार्य के यहाँ, नारायणा पंडित में, केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में कहीं कोई बात है तो उसका भी आपको डू यू नो करके एक छोटे से बॉक्स में मिलेगा, उसको भी बताना पड़ेगा हमें, ताकि बच्चे को आप, वरना पर्पज नहीं हल होगा। तो इस टीचर्स ट्रेनिंग वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर 1। नंबर 2, गार्जियन भी थोड़ा हमारी धारणा की अनुकूलित हो, पूरी तरह तो नहीं होगा। तो आपके जो भी बच्चे होंगे, उनके जो गार्जियन होंगे, उनके लिए भी हम एक मॉड्यूल बना रहे हैं कि उनकी भी 2 दिन का हम ओरिएंटेशन करेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि हम स्कूल में जो पढ़ा रहे हैं घर पर उनको आपस में रेजोनेंस ही ना हो, या माँ बाप कुछ और पढ़ाए, टीचर कुछ और पढ़ाए। तीसरा आपका हस्तक्षेप हमारा होगा कि आपका स्कूल के इन्वायरमेंट पर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, करिकुलम का बहुत ही अनस्पोकन कंपोनेंट होता है स्कूल का कल्चर और स्कूल का इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट डज नॉट मीन ओनली पेड़ पौधे, इट इज सोशल इन्वायरमेंट, द होल इकोसिस्टम। तो उसी के लिए हम कुछ विद्वानों को लगाए हैं, उसको बना रहे हैं, वो हम आपसे अनुरोध करेंगे कि उसको फॉलो करो, आपको अच्छा भी लगेगा, हो सकता है कुछ उसमें फॉलो भी करते हैं। सर, टीचर की ट्रेनिंग कितने टाइम की होगी और कहाँ पर होगी? टीचर्स की ट्रेनिंग जहाँ पर क्लस्टर ऑफ स्कूल मिल जाएंगे हमें, तो उसी क्षेत्र में करेंगे। लेकिन अगर बहुत छिटपुट कोई है, मतलब वो जो स्वामी जी की कोई इच्छा है, और उसमें मुझे अच्छी भावना भी दिखती है कि जब एक बार अपने टीचर्स को ना हमारे 1 हफ्ते के लिए यहीं हरिद्वार भेज दोगे और उनको हम सारे विषयों की 1 सप्ताह रोक करके ट्रेनिंग कर देंगे, तो शायद उनको उस प्रशिक्षण को आभ्यंतरित करने में, इंटरनलाइज करने में ज़्यादा बेटर इकोसिस्टम मिल पाएगा। लेकिन अगर कोई ये कहेगा कि नहीं साहब नहीं भेज पाएंगे, तो वहाँ पर क्लस्टर ऑफ स्कूल होंगे तो वहाँ ट्रेनिंग दिला देंगे, कोई चेन का। हरियाणा, दिल्ली, पंजाब वालों के लिए तो हरिद्वार कोई दूर नहीं है, 5-6 घंटे की 7 घंटे की जर्नी अधिकतम कहीं दूर से जाएगा। और समय समय पर स्वामी जी हम इन लोगों को डिजिटल ट्रेनिंग भी देते हैं। आपको बस सूचना जाएगी कि भाई ये विषय के लिए हम इन 1 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे इस विषय पर ट्रेनिंग देना चाह रहे हैं। जैसे मान लो चैप्टर में 18 चैप्टर है टेक्स्ट बुक में, बोलते हैं, और उसको आपने बांट रखा है कि भाई इस पीरियड में 6-6, 3-3 टेक्स्ट बुक इतने महीनों में पूरा होगा, डिपेंडिंग ऑन द आवर्स allocated to the subject। उसकी हम समय समय पर फ्रैगमेंटेड भी करते हुए ट्रेनिंग देते जाएंगे। और आपसे, टीचर से हम सुझाव भी मांगेंगे। सिस्टम बनाए हैं, विवेक से बनाया है कि आप अपना सुझाव देंगे और उस सुझाव के आधार पर कंसोलिडेट करके हर महीने फिर 2 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए आपको बताएंगे कि अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो डालो, उसको हम क्लियर करेंगे। सर, ये ट्रेनिंग के कुछ चार्जेस वगैरह रहेंगे, किस तरह से रहेगा? डिजिटल ट्रेनिंग का कोई चार्ज नहीं है, लेकिन जब आप हरिद्वार आओगे हम आपको कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे और आपसे कुछ नहीं लेंगे, पहले से भी नहीं ज़्यादा ले रहे हैं, वार्षिक भी बहुत कम ले रहे हैं, तो कुछ तो दे दोगे, वरना चलेगा कैसे ट्रेनिंग? गुरुजी चलेगा तो तभी ना। हाँ, डिजिटली लोगे तो कोई बात नहीं, हमारा कोई ऐसा खर्च नहीं हो रहा है तो हम डिजिटली आपको दे देंगे। हर महीने करा रहा हूँ, ऑनलाइन ही करा रहा हूँ। लेकिन एक बार यहाँ बुलाया था 1 हफ्ते के लिए, कई 10 स्कूलों के लोग आए थे, दे एंजॉयड एलॉन, क्योंकि प्रोफेसर SC वर्मा खुद 1 हफ्ते रुक कर, जिनका एक समय महत्वपूर्ण होता है, साइंस का उन्होंने कहा है कि ट्रेनिंग मेरे अलावा कोई नहीं देगा, मैं ही दूंगा। और बाकायदा 1 हफ्ते ही रुके, 8 दिन, और सुबह 6 बजे से लेके उनकी ट्रेनिंग चलती थी रात 9:30 बजे तक। टीचर तो खाली नहीं रहने देते थे, खाना खाने के बाद सोने से पहले कहते थे आओ चलो एक और हैंड्स ऑन प्रोग्राम एक्टिविटी कर लेते हैं। नाश्ते के टाइम कहते थे चलो एक और एक्टिविटी कर लेते हैं।
तो वो कहते हैं कि जब तक हम एक्टिविटी नहीं कराएंगे तो बच्चों को थ्योरेटिकली कोई चीज़ अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। सर ये बोर्ड की रिकॉग्नाइजेशन के लिए क्या प्रोसेस रहेगा? उसकी बेटा हमारी वेबसाइट देख लो, पूरा, क्योंकि कई चैप्टर में है, उतना बताने लगेंगे तो आधे घंटे 1 घंटे लग जाएगा। सर टाइमिंग कितना लग जाता है आपकी इसमें रिकॉग्नाइजेशन? अगर आपका फॉर्मेलिटीज पूरी है तो मेरे यहाँ 2 दिन लगेगा, लेकिन आपकी फॉर्मेलिटीज को जितना समय लगे। हमारे एरिया से बच्चे जो है ना +2 के बाद अब्रोड जाते हैं मैक्सिमम, 100 में से 90 से ज़्यादा बच्चे जो है ना अब्रोड चले जाते हैं। तो कहाँ चले जाते हैं? अब्रॉड, विदेश। विदेश 70 से 90% से ज़्यादा बच्चे अप्लाई तो करते हैं। देखो वीजा मुझे पता, हाँ मैंने कहा चले जाते हैं तो बड़ा हाँ जाते हैं। नहीं, अप्लाई करने की भी इतनी संख्या नहीं, आपके विद्यालय के बच्चे हो सकते हैं। आपके साथ सटका हुआ एरिया है, वहाँ पे कोई इतनी मतलब हमने देखा है। मैं समझ रहा हूँ। नहीं होगा, एग्जीक्यूटिव होगा। आपके विद्यालय कहाँ चलाते हैं आप? डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में वहाँ के 90% बच्चे अप्लाई कर रहे हैं बाहर के लिए। अच्छा, तो हमने देखा पीछे ऑस्ट्रेलिया, यूके की कुछ प्रोविंसेस में कुछ बोर्ड्स को ब्लैकलिस्ट कर दिया, सिर्फ CBSE और ICSE के बच्चों को। तो हमारे बोर्ड की क्या स्थिति है? हमारे बोर्ड की पूर्णतः वैधानिक स्थिति है। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी जो सर्टिफिकेट देती है फॉरेन अब्रॉड यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन के लिए, उसने हमें अथराइज किया हुआ है। उसी संस्था ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसी को नामित किया था, उसी ने नेशनल इंटरनेशनल सबके लिए उनको अथराइज किया हुआ है। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मेरा एक प्रश्न है, सबसे पहले बाबा जी के चरणों में नमन। मैं कहना चाहूँगा बाबा जी जितने सुंदर टीवी में दिखते हैं उससे कहीं ज़्यादा सुंदर साक्षात में दिख रहे हैं आप। ओए राम, थैंक यू। मैं रोक नहीं पाया अपने आप को। चलिए भगवान करिए चमक हमारे में भी है। तो मेरा एक प्रश्न है, पहली चीज़ सर आपने जो बताया, क्योंकि अभी तक हम जो बोर्ड्स की, एक तो पहले इतना बड़ा मंच दिया कि वहाँ के समझ बैठे हुए, दूसरी चीज़ जो बोर्ड्स की बात होती है तो वहाँ पे फाइल जो है स्टेट गवर्नमेंट से चलती है और फिर जाके कोई ऑटोनोमस बॉडी है तो वहाँ से एप्लीकेशन मिलती है। तो आपके अगर हम अपने सारे मानक पूरे कर लेते हैं, स्टेट में आपके साथ सारे सर्टिफिकेट जो लेके मान्यता ले सकते हैं, हमें स्टेट के थ्रू आना पड़ेगा? नहीं, देखिए ऐसा है, ये इश्यूज ऐसे हैं कि जो एजुकेशन इज इन कॉन्करेंट लिस्ट, तो टेक्निकली तो स्टेट गवर्नमेंट की एनओसी इसीलिए हर बोर्ड लेते हैं ताकि कल को स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स आपको परेशान न करें। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू हम लोगों ने रखा था जब मॉडल बाइलॉज बना था भारत सरकार ने, जिसके तहत हमें पैदा किया भारतीय शिक्षा बोर्ड को, उसमें उन्होंने एक प्रोविज़न डाल दिया इसी को एड्रेस करने के लिए, क्योंकि ये लोग बहुत लेट करते हैं, विलम्ब करते हैं एनओसी करने में, या बहुत सारे और फैक्टर हैं उसके लिए, बहुत सब लोग जानते हो क्या होता है। तो उन्होंने एक क्लास डाला कि यदि कोई विद्यालय अप्लाई करता है हमारे बोर्ड पर और बोर्ड उस एप्लीकेशन को अपनी वेबसाइट पर डिस्प्ले कर देगा, और अगर रिस्पेक्टिव लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, तीनों लिखा हुआ शब्द से, अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता है तो 30 डेज तक तो हम उसको डीम्ड मानते हुए उसको प्रोसेस कर देंगे। ठीक है, कुछ राज्यों ने एनओसी जारी करने का प्रोसीजर जो उनका होता है उसमें उन्होंने सीबीएसई के साथ साथ बीएसबी का नाम भी डाल दिया है। पोर्टल अगर आप देखेंगे तो आपको मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में सब जगह पोर्टल पर दिखेगा। हमने ये एहतियातन किया है कि कल को कोई डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन स्टेट गवर्नमेंट का ये न कहे कि साहब हम रोज आपकी बीएसबी की वेबसाइट तो नहीं देखेंगे, तो हमारी जिम्मेदारी ये आप क्यों लगा रहे हैं कि वेबसाइट आप देख लो और फिर अगर नहीं ऑब्जेक्शन करते हो तो हम कर दें। कई सरकारों ने ऐसा कहा, तो हमने एक छोटा सा उसमें डाल दिया है कि ठीक है, जो अप्लाई करेगा मुझे, मैं उससे कहूँगा कि एक उसकी कॉपी आपको भेज दे आपके वेबसाइट, ताकि आपको नॉलेज में हो जाए। तो नॉलेज के दिन से 30 डेज में अगर आप ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं तो हम उसको मान्यता दे देंगे। तो ये हमने प्रोविजन रखा है। सर एक चीज़ और है, जो कि आजकल फाउंडेशन लिटरेसी पे बात हो रही है,
तो अपने यहाँ पे 1 to 8 का भी एक आपने रखा है कि एप्लीकेशन दी जाएगी बायलॉज है उसमें, जैसे CBSE ने भी रखा है, हमने भी रखा है, उसको कहते हैं अप्रूवल ऑफ द करिकुलम फॉर। जैसे कि आप जब हमसे जुड़ोगे तो जाहिर है कि हम आपकी टीचर्स ट्रेनिंग, आपका अगर असेसमेंट का कोई पैटर्न है, हम कोई डिज़ाइन करते हैं तो आपसे शेयर करेंगे। तो जब हम आप एसोसिएट होंगे हमसे, तो पर्पज इज ओनली टू एसोसिएट यू विद द होल मैकेनिज्म ऑफ द BSB's फंक्शनिंग। बट उसका एक अलग से रिकग्निशन प्रोसेस नहीं, 10 12 की है। नहीं, अगर आपने 10th और 12th का ले लिया तो ज़रूरत ही नहीं उसकी। लेकिन अगर किसी का विद्यालय 8वीं तक ही चल रहा है, अभी 9वीं 12वीं नहीं किया है, तो वो 8वीं तक के लिए हमसे हमारे कैरिकुलम के साथ एसोसिएट होने का अप्रूवल लेकर के अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकता है। तो सर उसका भी कोई लैंड ऑफ नहीं, उसमें तो जो स्टेट गवर्नमेंट ने आपको दे दिया 8वीं तक, वो सर्टिफिकेट हमारे में लगा दो, आपको सेकंड डे हम एसोसिएट कर देंगे, उसमें टाइम नहीं लगना है। वो तो आप चला ही रहे होगे ना, बिना स्टेट गवर्नमेंट के परमिशन के तो नहीं चला रहे हो। तो उसका नाम्स देखना उनकी जिम्मेदारी है, बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। सर इसमें मैं थोड़ा सा दिल्ली के लिए लैंड का स्पेसिफिक, तो 10th के लिए भी अलग से कुछ नहीं, हमने 10th 12th दोनों का 1500 ही रखा, 1500 ही रखा है दोनों। उसको अलग से कुछ कंसीडर करने का प्लान है? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि 10th और 12th में अगर आप चलाते हो, मान लो एक सेक्शन 11-12, तो आपको कुल एडिशनल 5 रूम की जरूरत होती है सिर्फ। तो 5 रूम में तो 3 लैब का और एक 11वीं के लिए 12वीं के लिए सेक्शन का। अब इतने के लिए हम कितना जमीन का और नॉर्म काम कर दें, आप ही सुझाव दीजिएगा, बैठ के बात कर लेंगे। अच्छा देखो, अभी कुछ महत्वपूर्ण मौलिक प्रश्न रखे हैं। देखिए, लीगलिटीज आपको कुछ तो वैसे ही वेबसाइट पर सब जगह उपलब्ध है। मौलिक प्रश्न ये है कि भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है, भारत का कोई भी फाइनेंशियल सेक्टर है, पॉलिटिकल सेक्टर है, देश तो देश होता है। आप शिक्षा व्यवस्था बदल सकते हो, समाज की आप इकोनॉमी तो ऐसे एकदम से नहीं बदल सकते। तो जैसे सारी बातों का सार अभी जो सुन रहे थे, भारत में लोअर मिडिल क्लास है, जो बेचारे बहुत गरीब जो आदमी है उसकी तो बहुत हालत खराब है, उसको लेकिन कोशिश करते हैं लोग। मजदूरी करने वाले भी चाहते हैं मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, या एक अभिभावक की इच्छा रहती है। ये ठीक है, सरकार सीधे एजुकेशन के नाम पर पैसे नहीं दे रही है, लेकिन अब भारत में जितनी भी सरकारें होंगी, कोई बेरोजगारी के नाम पर देगा, कोई महिलाओं के नाम पर देगा, कोई किसानों के नाम पर देगा, किसी न किसी तरह से आने वाले भारत के 10 साल कम से कम गांव में पैसा पंप होगा, ये तो स्पष्ट है। तो भारत की इस समय राजनीति चल रही है, चाहे वो केजरीवाल जी करे, चाहे वो कांग्रेस करे, चाहे वो बीजेपी करे, पैसा गाँव में जाएगा। तो जो जिसको हम लोअर मीडियम क्लास कह रहे हैं, उसके पास भी थोड़ी बहुत कैपेबिलिटी बढ़ेगी। अब उसमें कुछ पैसा लोग दारू पीने में लगाएंगे, एक थैली दारू के लिए, एक थैली खाने के लिए, जैसे पहले चलता था। तो ऐसे कुछ पैसा बर्बाद भी करेंगे और कुछ पैसा उनको माँ बाप को सीधा दिखता है, अरे जैसे हम थे वैसे तो ठीक था, चलो कुछ 1000-2000 रुपए की दारू भी पी लेते, लेकिन बाकी पैसा बच्चों की पढ़ाई में लगाएंगे। तो जो जिसको हम गरीब बोल रहे हैं, लोअर मीडियम बोल रहे हैं, वहाँ पर भी लोगों में कैपेबिलिटी बढ़ेगी। वो भी हमें उसको भी जोड़ना है, मीडियम क्लास को भी हमें जोड़ना है, अपर क्लास को भी जोड़ना है, अपर मीडियम क्लास। जो ये सुपर डुपर क्लास है ना, इसमें कुछ लोग फिर जो है बहुत ज़्यादा जो अंतरंगता से हमसे जुड़े, वो अपने आप जुड़ेंगे। उसके लिए भी हम एक अलग मैकेनिज्म अपनाएंगे, वो अब आज हमारी चर्चा का विषय भी नहीं है, वो अलग ढंग से उनके साथ में हम वार्ता करेंगे। सैकड़ों हमारे शिष्य हैं जो काफ़ी संपन्न हैं और उन्होंने करोड़ों करोड़ों के 10, 25, 50 करोड़ का स्कूल बना रखा है, जोड़ लेंगे जिनको जोड़ना है। इसमें जो आज जो बातें अभी सामने आ रही हैं कि अभिभावकों को कन्विंस करना, इसमें तो आप भी जब बातें करेंगे तो अभिभावकों को कन्विंस होने में कोई बड़ी चुनौती नहीं है। एक बार बोलना तो पड़ता है, अच्छे से बताना तो पड़ता है कि क्यों हम इस बोर्ड में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, इसके क्या
लीगलिटीज है और आपके बच्चे के लिए इसकी क्या भूमिका है। तो वही जो सारी बातें बताई कि बच्चों के अंदर कैसे हम एक लीडरशिप क्वालिटी पैदा करना चाहते हैं, कैसे बच्चों की प्रतिभा विकास, कौशल विकास उनका करना चाहते हैं, कैसे उनके अंदर एक एंटरप्रेन्योरशिप का भाव पैदा करना चाहते हैं। सभी तरह की लीडरशिप को, एक लीडरशिप में सब कुछ आ गया, वो खाली एक तत्व नहीं है, उसमें सब कुछ आ गया। तो अभिभावकों के साथ फिर जो देखो आज हम कुछ भी बात करें यहाँ बैठ करके, जो टीचर्स हैं, प्रशिक्षक, प्रशिक्षण, जिस वातावरण की बात करते हैं, वातावरण, और इन सब से ऊपर जो है ना एक जुनून, जैसे हम बच्चे में एक जुनून पैदा करना चाहते हैं, यहाँ जो भी चीजें चल रही हैं उसके पीछे मैं खुद जाकर के वहां खड़ा होता हूं, नहीं ऐसे ही करना है, ऐसे ही सबको जीना है, ऐसे ही तैयार होना। तो उस भाव चेतना के अनुरूप फिर हम चीजों को कर पाते हैं। हम चाहते तो ये हैं, जैसे हमने कहा उसके लिए कि लाखों जुड़े, कुलभूषण जी कह रहे थे इधर से हमारे सब जो है चंद्रकांत जी और संजय जी, तो देखो सब जगह सब चीजें चल रही हैं, सबको पता है कहां कहां क्या क्या हो रहा है। हम अपनी तरफ से मैं इतना कह सकता हूं, जैसे बहन जी ने कहा कि स्वामी जी इसका प्रचार होना चाहिए। अगले महीने से आपको पता है जब हम एक चीज को शुरू करते हैं तो टीवी चैनल सुबह से शाम तक वही दिखाते जो हम चाहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि देश का मेन स्ट्रीम मीडिया, ये तो हम कोई बिना किसी कंट्रोवर्सी के भी हेडलाइंस कैसे बनती है। अब हमने शिक्षा की आज़ादी का आंदोलन ही करके उसको चलाना शुरू कर दिया पूरा। हम एक सप्ताह में देश का वातावरण बदलना जानते हैं, किसकी जड़ें कैसे उखाड़नी वो भी जानते हैं, किसको कैसे खूंटा ठोकना जड़ें जमानी वो भी जानते हैं। अरे ये कोई हमारे लिए कोई नई बात नहीं है और हम इस प्रोसेस से गुजरे हैं, 30 साल हमने यही किया है। और तो बोर्ड का प्रचार प्रसार जहां तक है वो मुझ पर छोड़ दीजिए, खूब चारों तरफ भारतीय शिक्षा बोर्ड की चर्चा होने लगेगी। बाकी काम तो देखो जमीन पर आपको करना पड़ेगा। ब्रांड कितना ही अच्छा हो, सेल्समैन को ऑर्डर लेना पड़ता है और डिस्ट्रीब्यूटर्स को सप्लाई करनी पड़ती है हर जगह। तो ये आपको अभिभावक से कनेक्टिविटी, मैं एक एक अभिभावक से तो बात नहीं कर सकता, मैं अभिभावकों की मीटिंग करूंगा पूरे देश में। अभिभावकों की मीटिंग होगी, टीचर्स भी होंगे उसमें, बच्चे भी आएंगे। मैंने 1-1 लाख बच्चों के शिविर किए। मैं तो थोड़ा इतना मतलब जुनूनी बना सकता हूं, बच्चों को बच्चे ही कहने लग जाएंगे हमें भारतीय शिक्षा बोर्ड में पढ़ना है या दूसरे स्कूल में पढ़ना ही नहीं। वो भी ये चीजें हमने की भी, तो ये सब चीजें पैदा करेंगे। लेकिन आप लोग जो उसके बेसिक्स है तो उस पर तो आपको काम करना पड़ेगा। अपनी फिर जो मैं कठोर बात कहना चाह रहा था, हमारा अपने टीचर से कंफर्ट लेवल से बाहर निकलना पड़ेगा। हमको पता है 8 घंटा भी टीचर बहुत अच्छे से पढ़ाना नहीं चाहते, और पढ़ाते हैं तो बहुतों में उसकी कुशलता नहीं है। तो हमारे स्कूल में थोड़ी आर्थिक दरिद्रता हो सकती है, लेकिन वैचारिक दरिद्रता नहीं होनी चाहिए, भावनात्मक दरिद्रता नहीं होनी चाहिए। जो इमोशनल, स्पिरिचुअल, रिलीजियस डेफिशिएंसी है ना, वो बहुत खतरनाक है और ये भरी पड़ी हमारे टीचर्स। टीचर मजबूरी में टीचर बना हुआ वो आपको निहाल नहीं करेगा। हमें अपने टीचर्स के अंदर एक प्राइड पैदा करना पड़ेगा। मैं एक गुरु की भूमिका हूं, मैं हूं, और गुरु ही राजनीति के एमएलए, एमपी, सीएम, पीएम बनाता है। गुरु ही इस देश की विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका का नेतृत्व करता है। गुरु इस देश के अंदर राजा बनाता है, गुरु देश के अंदर सब कुछ बनाता है। तो गुरु जो है उसको ये गौरव अनुभव करना, गुरु के अंदर गौरव का भाव होना चाहिए उसको। बट भाई आप देखो, जैसे हमारे यहाँ बच्चे आते हैं बीएमएस में एडमिशन ले, मैंने कहा देखो तुम बनने तो गए थे एमबीबीएस, अब लेकिन अब बीएमएस बन रहे हो तो पूरे बनो बेटा। ये नहीं कि कुंठा से कि मैं एमबीबीएस नहीं बन चुकी इसलिए मजबूरी में बीएमएस बन रहे, फिर यहाँ से भाग जाओ, फिर तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। सरस्वती शिशु मंदिरों में बहुत अच्छे पढ़ाने वाले देखे। हम जिन गुरुकुलों में पढ़े साहब, अब तो थोड़ा ठीक ठाक हो गया है, 500 रुपए 1000 रुपये उनको देते थे, और किसके लिए? थोड़ा घी खा लेना, थोड़ा च्यवनप्राश खा लेना,
और अपना थोड़ा गुड़ शक्कर खरीद लेना, अपना दंड बैठक लगाना और बच्चों को पढ़ाना। 500,000 रुपए में भी पढ़ाने वाले टीचर हमने देखे वक्त के आज के परिवेश में, आपको भी पता है 5,000 तनख्वाह पाने वाले, 10,000 तनख्वाह पाने वाले भी टीचर अच्छे से पढ़ाते देखे, 50,000 पढ़ाने वाले भी टीचर अच्छे। और हमने देखा हम तो 50,000 1-1 लाख रुपए भी देते हैं, यूनिवर्सिटी में भी 1.5-1.5 2-2 लाख रुपए भी देते हैं, और जो है स्कूल में भी हम अपने 30-35,000 से शुरू करते हैं। पैसे से भी केवल संबंध नहीं है, बिना पैसे की बात नहीं बनती है, केवल भावना से भी नहीं चलता, लेकिन बिना भावना के कुछ भी नहीं चलता है। हमें इन चीजों में बैलेंस बनाना पड़ेगा, हमें थोड़े अपने आर्थिक संसाधन भी ठीक करने पड़ेंगे, थोड़ा जो है अपना उनका माइंड सेट, बोले भाई अब जैसे शादी ब्याह में होता है ना, भाई शादी ब्याह होगी भाई अब इधर उधर मत देख, अब जो है उसमें संतुष्ट रहे। पता ये तो आदमी थोड़ा सा फिर पैसा होने के बाद उन्होंने देखा ज्यादातर लोगों की नीयत खराब हो जाती है। तो भाई संबंधों की बात हो, शिक्षा की बात हो, जीवन की बात हो, हर संदर्भ में इमोशंस ड्राइव करते हैं आपको, तो आपको इमोशनली खुद को भी जज्बाती होना पड़ेगा। यदि मैं जज्बाती ना होता तो आज ये तो थोड़ा सा परिवेश देखा आपने, यहाँ हमने शून्य से यात्रा शुरू की थी, आज हम 200 करोड़ रुपए सैलरी पे करते हैं, रनिंग कॉस्ट और सैलरी सब मिला करके, खाली शिक्षा नहीं उसमें और भी दूसरी चीजें हैं, लेकिन रनिंग कॉस्ट कितनी 200 करोड़। कोई साधु के भेष में सोच सकता है? साधु को तो भिखमंगा मानते थे लोग, कोई बकवास ज्यादा ही करता है, बाबा हो गया कि व्यापारी हो गया, तेरे सामने का भीख का कटोरा लेकर खड़ो बकवास करता है, चुप, ऐसे डांटता हूं मैं फिर लोगों को जो टीवी के एंकर्स बकवास करते हैं उनको, कि साधु का मतलब समर्थ है, लेकिन उसका अर्थ सेवा के लिए है, परमार्थ के लिए। मैं ऐसे जीता हूं, तो आप लोगों को ना हर तरह से जज्बाती होना पड़ेगा, आपको भी, टीचर्स को भी, और फिर चीजों में कुछ गुणात्मक सुधार भी करने पड़ेगा। और भाई कुछ को तो थोड़ा बहुत भाई देखो प्रॉफिट मिल जाता है, घर परिवार में थोड़ा दाल रोटी मिल जाती है, तो ये भी हमें बताना पड़ेगा कि भाई थोड़ा अपने मेहनत ज्यादा करो बच्चों के साथ, तो आपकी इनकम तो अपने आप बढ़ जाएगी। इनकम आप बिजनेस करोगे वहां भी बढ़ती है। हम लोग सेवा कर रहे हैं तो पहले हमको लोग, मुझे सबसे पहले एक आदमी ने दान दिया तो बोले दान नहीं दे रहा, आपको उधार दे रहा हूं 2.5 लाख रुपए। सबसे पहले मैंने फार्मेसी बनाई, गुजरात के आदमी ने 2.5 लाख रुपए, बोले आपको मैं उधार दे रहा हूं। मैंने 2-2.5 साल बाद पैसे होंगे मेरे पास, मैंने कहा जी अपने उधार ले लो। बोले मैं तो दान दिए थे। मैंने कहा क्यों नहीं ले रहे? बोले मैं दान कह करके इसलिए नहीं दिया, आप कहीं उड़ा देते। तो हमको, मैं आपको इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि आप किसी भी तरफ हैं, आप हेल्थ में हैं, एजुकेशन में, आप साधु में, आप राजनीति में। तो बहुत से लोग मेरे पास आए, अरे मोदी तो हमारे साथ ही दरी बिछाया करता था, आज वो प्रधानमंत्री बन गया, हम एक दिन मौका लगने पर हम भी देख लेंगे, आज कुछ लोग उनको देखने में लगे हुए। तो ये सब चीजें चलते रहते दुनिया। आप कहीं पर भी हैं, देखो आपके अंदर यदि कुछ करने की तमन्ना है तो चीजें ठीक होती हैं। तो भाई मैं तो इतना ही कहूंगा, सारी चीजें आपने काफी जान ली, समझ ली, और भी हो जाएंगी, लेकिन हमारे भीतर 100% ईमानदारी होनी चाहिए। देखो आप जैसे एसोसिएशन भी हमारे भाई साहब बता रहे थे, उनके साथ काफी स्कूल जुड़े हैं, हमारे भाई चंद्रकांत जी बता रहे उनके साथ भी जुड़े हैं। हमको तो देखो, मैं इस मामले में समन्वयवादी व्यक्ति हूँ। मैं चाहता हूँ कि जितने भी अच्छे लोग हैं और भी एसोसिएशंस के साथ पूरे देश भर में मैं मिलूंगा और एक बड़े रूप में इसको करना चाहता हूँ। लोग कहते हैं भाई अपना घर ठीक है, थोड़े देर स्कूल चलाते, बोले भाई अपना स्कूल चला लो, इतना ठीक है, क्यों एसोसिएशन के लफड़े में पड़े, सबकी चीजें अपने ऊपर आती हैं। आपको बड़ा करने के लिए बहुत बड़ा दिल रखना पड़ता है, बहुत धीरज भी रखना पड़ता है, आपके पास कुछ संसाधन भी होने चाहिए, वो भी करना पड़ता है। आज मान लीजिए हमारे पास संसाधन ही ना हो बोर्ड चलाने के लिए भी, चलो सिंह साहब ने तो एक मन में संकल्प था, इनके साथ हमारे 31 साल पुराने जब से हरिद्वार में आए थे, मन था ये, जैसे ही रिटायर हुए वैसे सुबह में बोल रहा था, अपवाद रूप में IAS ऑफिसर्स हैं जिनके भीतर बहुत बड़ा विजन होता है, नहीं तो वो भी, उनके अंदर भी नौकरी का भाव नहीं रहता है।
जो इनको बहुत ही ज़्यादा पैसे कमाने की तमन्ना होती है प्राइवेट सेक्टर में आजकल जाने लग गए, या बेईमानी करके फिर अपने घर बैठ जाते हैं। जो बेईमानी करके चलते हैं वो फिर कहते हैं अब ठीक है इसीलिए तो कमाया था, ऐशा आराम करेंगे। कुछ इधर उधर पैसा ज़्यादा कमाना प्राइवेट सेक्टर में चले गए। पूरे देश में अपवाद रूप में मैं कम से कम 5000 IAS IPS ऑफिसर से मिला हूँ। मुझे इतने जज्बाती व्यक्ति कहीं नहीं मिले जितने हमारे साथ। आज भी 18 घंटे काम करते हैं, सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, रात को 10 बजे सोते हैं, बहुत स्वल्प सा आहार लेते हैं और एक मन में है कि कुछ बड़ा हो जाए। तो भाई जब मैं जिसको अच्छा बताओ स्कूल में बच्चे पढ़ लेंगे कुछ कर लेंगे, आज तक कोई साधु इस तरह की जोखिम मोल नहीं लेता। बोले भाई स्कूल में कुछ हो गया, ये हो गया, वो हो गया, अपने ऊपर बात आएगी। और बड़े जो लोग हैं ना वो ये इन पंगों में पढ़ना ही नहीं चाहते। बोले भाई इसमें कोई दिक्कत आएगी तो सारी बात अपने सिर पर आ जाएगी। तो हम सब तरह की चुनौतियों को लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन भाई उसमें ईमानदारी से जो लोग जुड़ना चाहें उनको जोड़ो और उनके अंदर फिर ईमानदारी के साथ में बाकी जैसी चीज़ें बताई उनको भी साथ साथ लेकर के आगे बढ़ने का साहस होना चाहिए। तो हम इन चीज़ों को ज़मीन पर उतार पाएंगे। जो एक बात बच गई थी पहले कोचिंग वाली, देखो ऑनलाइन कोचिंग वाली फैसिलिटी को तो हम यहाँ से उपलब्ध करवा दें। हमारे पास इतना बड़ा सेटअप है कि आज आकाश से लेकर के रेजिडेंस से लेकर के एक वो एलन से लेकर के फिजिक्स वाला भी तो जुड़ गया। हाँ, बहुत सारे माने ऑनलाइन कोचिंग की यहाँ पर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। स्कूल में थोड़ी आजकल तो इतनी सस्ती हो गई है, आटा चाहे महंगा हो गया और डाटा सस्ता है। तो चीज़ें थोड़ा सा प्रयत्न देखो थोड़ी थोड़ी तो इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे। तो ऑनलाइन पूरा का पूरा थोड़ा सा सजगता के साथ चीज़ों को करें तो कम संसाधनों में भी बड़ी चीज़ें की जा सकती हैं। तो जो ट्रेनिंग वाली बात थी जो शुरू में उठी थी उसको भी यहाँ से फुलफिल करेंगे, संसाधनों को जुटाएंगे, उसमें कोई टीम और लगानी होगी उसको लगाएंगे। जो है टीचर्स का भी प्रशिक्षण करेंगे, अभिभावकों का प्रशिक्षण थोड़ा आप लोग कर लेना। कोई भाई थोड़ा बहुत कोई बहुत ही बड़े अच्छे स्कूल हैं, मतलब थोड़े कुछ लोग ना ऐसे अपने आप को हाई फाई मानते हो, कोई बहुत ही बड़ा लंबा चौड़ा मामला होगा तो अपवाद रूप से कुछ लोगों को कन्विंस करने वाली बात होती है। तो ऐसे कुछ लोग होंगे जज्बाती, जैसे पूरे अभिभावकों को कुछ लोग हाँकते हैं हर स्कूल में, 5-10 अभिभावक थोड़े से बिगड़ेल होते हैं तो वो सबको हाँकते रहते हैं क्या करना क्या नहीं करना। तो ऐसे कुछ जो है जो वरिष्ठ अभिभावक हैं प्रारंभिक के दौर में उनका भी शिविर करना पड़ा। तो कुछ लोगों के देश में से चुनिंदा अभिभावकों को जो कुछ लोग उसमें बड़े अच्छे भी होते हैं और कुछ लोग थोड़ा सा आपको पता है धक्कमपेल भी होते हैं। तो हर तरह से हम सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। हम ये चाहते हैं कि ये कार्य एक गति पर आए। आज हमने आपसे बुला करके बात की है, कल एक ऐसी भी स्थिति आएगी कि शायद सिंह साहब से लोग मिलने के लिए टाइम मांगेंगे, इनको मुश्किल होगा समझना। तो हम अभी एक फाउंडेशन के लेवल पर खड़े हुए हैं, हमें इसको बहुत दूर का सोच करके और इसको एग्जीक्यूट करना है। हम लोग तो इतनी बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर कर रहे हैं। इस देश में 3.5 लाख मदरसे चलते हैं खाली दीन की शिक्षा के नाम पर। उनका कोई धड़ी धोर नहीं, उनका कहाँ क्या रोजगार होगा, कौन क्या करेगा क्या नहीं करेगा वो भी चला है। लेकिन हम तो बहुत अच्छे मूल्यों आदर्शों के साथ, सिस्टम प्रोसेस के साथ और एक वैश्विक दृष्टि के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि हमें अपने देश के अंदर एक वर्ल्ड सिटीजन्स कैसे तैयार करें। जी बहन जी कुछ कहना चाहिए थे बहुत देर से। ये तो मैं देख पा रही हूँ कि आपने 20-25 साल पहले जो कर लिया पूरे देश में, जिस तरह से योग के कार्यकर्ता गाँव में घुसा दिए, वो अपने आप में एक बहुत अमेजिंग कार्य था। और उसके बाद पूरे देश में जिस तरह से हेल्थ के लोग तैयार करते, मैं योगदान में देख के आई थी, मैं पूछती थी लोगों से आके कौन से गाँव में डिस्ट्रिक्ट से इंटीरियर से आता है, मेरे कार्यकर्ता ने कहा योगदान में जाओ हेल्थ ठीक करके आओ। तो ये बड़ी बात है और इतने सस्ते में तो मुझे लगता है आप वहाँ तक करेंगे। तीसरा जो आपको चैलेंज दिया नेश ने बॉर्डर जैसी कंपनियों का, उस देश में अभी तक कोई नहीं कर पाया। ये दीदी मैं इसमें जोड़ दूँ, आपने कहा ना कि योग और चिकित्सा के लिए स्वामी जी ने जो स्वतः स्फूर्त जो वॉलंटियर्स तय किए हैं, जिन्होंने जन जागरण किया, स्वामी जी उसी दिशा में अब शिक्षा के लिए भी प्रारंभ कर दिए हैं।
पूरे देश से हमने ऐसे कार्यकर्ताओं को, ऐसे जो सेल्फ मोटिवेटेड लोग हैं, चयनित कर उनको चयनित करके उनका प्रशिक्षण देना प्रारंभ कर दिया 1 महीने से हमने, 5-5 दिन का। वो अपने गली मोहल्लों में उसी तरह आपको 6 महीने में दिखाई पड़ेंगे, जो शिक्षा बोर्ड के अगले महीने से करते ये जो अभी जो चारों तरफ सुबसुभाट सी है ना, ये आंधी के रूप में अगले महीने से दिखेगा। भारत में मुझे लगता है लोगों में इस तरह का जज्बा है, वो जुड़ जाएंगे और जरूर करेंगे कि नॉर्म्स कुछ भी हो, वो तो देखिए नॉर्म्स तो रखने ही पड़ेंगे, बिना नॉर्म्स के तो कुछ भी चलेगा नहीं, रूल रेगुलेशन उसकी फिर वैल्यू नहीं रहेगी। इवन तो हम घर में भी करते हैं कि कितने बजे उठेंगे, कब खाना खाएंगे, क्या करेंगे, लेकिन नेचुरली ये बात तो है कि किसी भी ह्यूमन बीइंग की लाइफ की सिक्योरिटी और बच्चों के अंदर जो एक कोडिंग है दैट मस्ट जी। क्योंकि मेरा निवेदन है कि अपना बोर्ड हाईली रेगुलेटेड है, होना भी चाहिए, ठीक है, लेकिन हमारा कंपटीशन है इनरेगुलेटेड कोचिंग इंडस्ट्री से, उनको कोई रेगुलेट नहीं कर रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिर्फ गाइडलाइंस जारी की है, अगर वो भी रेगुलेट हो जाए ना तो फिर एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाता है। देखो, जो पॉलिसी के मैटर पर कुछ चीज़ें होंगी उसको हम उस ढंग से भी उसको सोचेंगे, जो आपने लोग कोचिंग भी रेगुलेट हो जाए ना, इसको भी थोड़ा रखो, इसको भी देखो। नहीं, आपने जो बोला है इसके ऊपर गंभीरता से, पॉलिसी के मैटर पर जो कुछ बातें हैं उनको भी उतनी गंभीरता से लेंगे और उन पर भी जो कर सकते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड होना। उसमें मोदी जी मेरे साथ थोड़ी देर बैठ लीजिएगा। जी सर। मेरे पास कुछ दिमाग में है विकल्प, तो स्वामी जी का बहुत ही अमूल्य समय है आपका। मुझे पता है कि 1-1 मिनट कितना महत्वपूर्ण रहता है, मैं इनके साथ रहा हूँ 48-48 घंटे, तो मुझे नहीं लगता कि किसी संगठन को इन्होंने इतना समय दिया होगा। अब तक मैं भी 4 साल से आपके साथ हूँ, तो मैं चाहूँगा कि आपके अन्य जो सुझाव होंगे, आप बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं, आप बोल लीजिए। अभी आपने जितनी चर्चा हम लोगों की 2 घंटे के लगभग हुई, निश्चित ही हम लोग सभी अपनी अपनी एसोसिएशंस के सदस्यों को अन्य केंद्रों पर पहुंचाएंगे, लेकिन हम चाह रहे थे कि अगर कहीं जैसे दिल्ली में ही आप कोई समय दें और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यालयों को वहाँ इकट्ठा कर एकत्रित होकर के सभी विद्यालयों के एक बड़ा कार्यक्रम संयुक्त रूप से विद्यालयों के मुख्य अभिभावक, उसमें विद्यार्थी और टीचर्स, उनके साथ में हम 1 दिन का समय दें। स्कूल संचालक तो मुख्य रहेंगे ही, उसमें दूसरों को भी साथ में ले आएंगे, तो बात चारों तरफ है।